पूरे में धुआं-धुआं हो जाता है अचानक से और वो लोग एक-दूसरे को ही पीट देते हैं गलती से और कह रहे होते हैं आखिर वो लोग कहाँ चले गए? ये चीफ ट्रिक और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर येन-येन ने उन दोनों को बचा लिया होता है और वो उनको अपने साथ भगाते हुए दूर तक ले आती है और कह रही होती है इतना काफ़ी होना चाहिए। वो मार्शल आर्टिस्ट अब इतने भी ज़्यादा बोल्ड नहीं है कि वो यहाँ तक हमारा पीछा करने की हिम्मत करेंगे। ब्रदर का ही कह रहा होता है मोम लगता है कि एक गॉडेस मेरे को बचाने के लिए आई थी। ये देखकर लू कहने लगता है डैम इट तुमने तो यहाँ पर सारा क्रेडिट ले लिया। लू कहता है मेरा नाम लू बेई है और इस बार तुम्हारा मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा एहसान रहा है येन द लेडी हीरो। वो उसको चुप रहने का इशारा करते हुए कहते हैं मेरे को इस नाम से मत पुकारो, मैं नहीं चाहती कि मेरा ये नाम पूरे में फैल जाए। चलो इसे आप लोग बराबर बराबर मान लेते हैं। उसके ये बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है लगता है कि मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड करा था। आखिर इस जैसी कोई क्यूट सी लड़की हार्टलेस डीमन कैसे हो सकती है? और मास्क लगाने के बाद तो वो कुछ कुछ बोधिसत्व की बहन जैसी दिख रही थी कि तभी वो उसके हल्का सा करीब आते हुए कहती है आखिर मेरे को वो सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? लोग पूछता है क्या चीज और वो कहती है हार्ट बीट का वो साउंड जो कि ये कह रही है एक सुंदर सी क्यूट सी पहली लड़की ने मेरी जान बचाई है और वो एकदम काइंड हार्टेड है, उसने रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगा। मैं तो खुशी खुशी उसको अपना वो सब कुछ दे सकता हूँ जो कि मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए सेव करके रखा था। और फिर साथ ही वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि एक आदमी के दिल की धड़कन ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते से उसको जोर का झटका लगता है। वो सोच रहा होता है लगता है कि मैं इसके बारे में गलत था, ये तो वाकई में लोगों के दिल से खेलने वाली राक्षस है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग एक बेंच पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लू से कह रहा होता है जबकि तुम इतने ज़्यादा स्किलफुल हो तो तुमने वहाँ स्टेज पर फाइट बैक क्यों नहीं किया था? और वो बोलती है ये कंपनी का ऑर्डर था, अगर मैं एक कमज़ोर से इमेज पेश नहीं करती तो कैसे कि तभी वो खांसना शुरू कर देती है और टॉपिक चेंज करते हुए कहती है वैसे मैं वो पर्सन कैसे बन सकती हूँ? अगर मैं वैसा नहीं करती तो मैं वो पर्सन कैसे बन पाती जिसकी हर कोई रक्षा करना चाहता है? और वो सोच रहा होता है बेचारा ब्रदर के ही वो भी नहीं समझ पाया कि उसकी फीलिंग्स के साथ तो बस यहाँ पर खेला जा रहा है। वो कहता है चलो इसके बारे में बात नहीं करते, तुमने पहले मार्शल आर्टिस्ट रिलेशन के बारे में मेंशन करा था, क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो लोग आए थे? वो बोलते हैं क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? मार्शल आर्ट रिलीजन एक असेसन वाला ग्रुप है जिसे मार्शल आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया है और वो अपने मिशन में हाई सक्सेस रेट के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड में फेमस है। यहाँ तक कि टॉप बिजनेस आइकॉन और मशहूर सेलिब्रिटीज भी उनसे बचकर भाग नहीं पाते। और अगर तुमको इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुमको काफ़ी बार जी यान यान के इवेंट में आना होगा और टिकट के लिए तुम सीधे मुझसे डीएम कर सकते हो, जिससे मिडिल मैन बीच में नहीं आएंगे और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। वो वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है नो थैंक्स मैं खुद पता लगा लूंगा। वो कहते हैं अरे ऐसे में मत बनो यार, मैं तुमको 20% का डिस्काउंट दूंगी। लेकिन वो उसके बाद नहीं सुनता, वो वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है। सुनने से तो ऐसा लगता है कि मार्शल आर्टिस्ट लीजियन एक सख्त प्लास्टिक की तरह है जो कभी भी नहीं हटेगी। मुझे जल्दी ही खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और मिकाओ ने कुछ कहा था कि स्पिरिट को इकट्ठा करने के लिए किस तरह के जेड स्टोन की जरूरत थी, चलो मैं उसी से पूछ लेता हूँ। और वो उसको कॉल करता है, वो उसको चिल्लाते हुए बताती है स्पिरिटल जेड ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर जेड आइटम बिकते हो, अगर तुम उनमें अपनी ऊर्जा डालोगे एनर्जी डालोगे तो तुम समझ पाओगे कि कौन सी चीज स्पिरिटल जेड है। और अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने प्रैक्टिस पर वापस लौट रही हूँ। वो कहता है ठीक है और फिर फोन कट हो जाता है। उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। वो सोच रहा होता है ये तो वो रिवॉर्ड है जो कि मेरे को मार्शल आर्ट्स के खिलाफ लड़ने में मिला है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। लेकिन आखिर ये पेनेट्रेशन टेक्निक क्या है? और तभी एक लड़की साइड से जा रही होती है। वो सोचता है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो चलो जरा इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। और वो उस टेक्निक से उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे उसका सब कुछ आपार नजर आ रहा होता है, कंकाल दिखाई दे जाता है उसको उसका। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है सिस्टम के तुम मेरे साथ मैसअप कर रहे हो, आखिर मुझको इसकी क्यों ही जरूरत होगी, क्या मेरे को एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है? तो फिर वो यहाँ पर एंटीक्यूट मार्केट में पहुंच जाता है और उसको एक जेड मिल जाता है जिसमें वो अपनी पावर को इंजर्ट करता है और उसे पता चल जाता है कि शायद यही लेना है। और वो उसको पाकर मनी मन काफी खुश हो रहा होता है। तभी शॉपकीपर कहता है सर आप जेड को चेक तो कर सकते हो लेकिन उसको बिल्कुल एक सुंगर की तरह ताड़ते रहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, कहीं तुमको किसी तरह की अजीब सी आदत तो नहीं? और अगर तुम कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हो तो बस यहाँ से दफा हो जाओ। लू सोचता है मैं कुछ पल के लिए खो गया था और थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसने मेरे को गलत समझ लिया, सिर्फ उन्हें महसूस करना ही काफी नहीं है और मुझे हर एक लिए कुछ वापस ले जाने की भी जरूरत होगी। वो उससे पूछता है ये ब्रेसलेट कितने का है? वो उससे कहता है सर आपकी नजर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये आईसी जेड का पीस ओरिजिनली तो 2 मिलियन का है लेकिन मैं आपके लिए 20% ऑफ कर सकता हूँ। ये सुनते से वो कहता है टू बैड, इसमें अभी भी काफी ज्यादा खामियां है, मैं जरा दूसरे प्लेसेस पे चेक कर आता हूँ। और वो वहां से जाने लगता है। वो बंदा भी पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है यू लिटिल परवर्ट अब तू कभी दोबारा यहाँ पर आ मत जाना। कि तभी यहाँ पर वो पिंक बाल वाली लड़की उसको देख लेती है और कह रही होती है ब्रदर लुआ के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है अरे जाओ टू तुम, मैं तो बस इसे जेड मार्केट को थोड़ा ब्राउज कर रहा था। वो कहती है क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग भी यहाँ पर इसलिए आए हैं। ग्रैंडपा ये लुबे ये वही जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ इससे आना मेरी गलती नहीं थी। वो उससे कहता है हेलो मिस्टर टू। उसका ग्रैंडपा कहता है मेरा लास्ट नेम वांग है और मैंने जाओ से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन
रखा है कि कैसे तुम इतने कम उम्र में मार्शल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, क्या तुम इस बूढ़े आदमी के साथ मुकाबला करना चाहोगे? ये सुनते से वो घबरा जाता है और कह रहा होता है, अरे ओल्ड मैन, उसने तो बस आपको बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई होंगी। और वो कहता है, हाँ शायद तुम्हारी बात सही है, मैं एक पल के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था और इम्पल्सिव तरीके से काम लिया। और जियाओटू कहती है, वेल अब हम लोग जा रहे हैं ब्रदर लो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो खेलने के लिए ज़रूर आना। वो कहता है, ठीक है, जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लू की नज़र होती है ग्रैंपा पे कि तभी उसका ग्रैंपा अचानक से उसके ऊपर पंच से अटैक कर देता है, लेकिन लू बच जाता है और कह रहा होता है, ओल्ड मिस्टर वांग, इतने बूढ़े होने के बावजूद भी तुम अभी भी छल कपट और चोरी छिपे हमला करते हो। और जियाओटू भी कह रही होती है, दादाजी आखिर आप ये क्या कर रहे हो? वो ग्रैंपा अपने शर्ट फाड़ते हुए कहता है, बकवास, अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा तो ये बदमाश मेरी पोती की सारी तारीफें चुरा ले जाएगा। तुम बस छोटे बच्चे हो और आज मैं तुमको दिखा दूंगा कि ये ग्रैंपा तुम्हारा भी ग्रैंपा है। तो अभी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और फिर दोनों के बीच में पंचेस की एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। जावड़ू कह रही होती है, ग्रैंपा क्या वाकई में इतना सीरियस होना जरूरी है? उसका ग्रैंपा कहता है, ऑफ कोर्स ये मैन के डिग्निटी के लिए एक बैटल है। वो लू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारे पास वाकई में कुछ स्किल्स तो हैं, लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचना है कि तुम सिर्फ इनके दम पर मेरी पोती की वाह भाई मुझसे छीन लोगे। जावड़ू कहते हैं, शट, एक बार दादाजी जब इस स्टेट में चले जाते हैं तो उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बेहतर होगा कि मैं जाके सिस्टर लिंग को ढूंढूं। और वो वहां से चली जाती है। वो यहाँ पर फिश फिल्म का इस्तेमाल करते हुए उसको ऊपर अटैक करता है। हलू सोच रहा होता है, इस ओल्ड मैन को हैंडल करना वाकई में बहुत ज़्यादा टफ है, इस को काउंटर करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और फिर तभी वो कहता है, सर रुको, मेरे पास वो पेनिट्रेशन टेक्निक है ना। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या होगा बच्चे, क्या तुम और नहीं संभाल सकते? वो सोच रहा होता है, अगर मैंने इसके वीक पॉइंट को टारगेट करा तो बात बन सकती है। हेवनली फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो उसको एक दौड़ का पंच मारता है। वो थोड़ा पीछे की तरफ बढ़े आता है। वो खुश होते हुए कहता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ये काम कर गया। और फिर तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है, जो कि उससे कह रही होती है, होस्ट ने हेवनली ओरा को ट्रिगर कर लिया है और होस्ट ने सक्सेसफुली यहाँ पर हेवनली फिश टेक्निक को और पेनिट्रेशन टेक्निक को कंबाइन कर लिया है, जिससे उसको पेनिट्रेशन फिश टेक्निक मिल गई होती है यहाँ पर। और वो कहता है, अच्छा तो ये वो टैलेंट है जो कि सिस्टम ने मेरे को दिया है। तो अब वो यहाँ पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने की सोचता है और उसे कह रहा होता है, ओल्ड मैन अब स्ट्राइक करने की बारी मेरी है। और वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके वीक पॉइंट को देखना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है, बहुत अच्छे कैट, चलो अब एक पंच के साथ इसे सेटल करते हैं। और फिर तभी उसको यहाँ पर ग्रैंपा का वीक पॉइंट नजर आ जाता है, जहाँ पर उसको पहले से इंजरी हो रखी है, तो वो ओल्ड आदमी का वीक पॉइंट होता है। तो वो अपना पंच सीधा वही मारता है, लेकिन ग्रैंपा इन मौके पर साइड में होकर बच जाता है। वो कहता है, बच्चे परेशान से नजर आ रहे हो, क्या तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो रहा है? अब ये खाओ। और वो उसके पेट में जोर का पंच मारता है और एक ही पंच पे वो नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है। ग्रैंपा हाथ पहुँचते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी और बेहतर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर जब लोगों को होश आता है, वो अपना सर पकड़ लेता है। उसे साइड में एम्ब्रेस खड़ी हुई नजर आती है। वो उसे कह रही होती है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह से सड़क पर सोने की आदत भी है। वो उससे पूछता है, यार कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो बोलती है, मैंने सुना था कि यहाँ पर कुछ रिफाइनिंग फर्नेस भी मिल रहे हैं, तो मैं बस उनको चेकआउट करने के लिए यहाँ पर आ गई, लेकिन तुम। और वो बैठते हुए उसके शर्ट उठाकर देखना शुरू कर देती है। बचलाते हुए कह रहा होता है कि तुम भी सड़क पर इस तरह से मेरे कपड़े क्यों उठा रही हो? वो बोलती है, लकीली तुमको कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है। उस आदमी का कल्टीवेशन लेवल मैंने यहाँ पर जितों को भी देखा है उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट था। और वेल, तुम इसको एक सबक की तरह लेना और दूसरों से कभी भी कहीं भी फाइट मत करने लगना, अनलेस जब तक कि तुम उनको संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ काफी। वो कहता है, डायमंड, उसने मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया था। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने फाइटिंग के दौरान पेनिट्रेशन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करा था और मैंने वहां के शोल्डर पर एक पुरानी इंजरी को देख लिया था। अच्छा है कि मैं टाइम पर रुक गया, अदरवाइज मेरे कुछ पंच की वजह से काफी कुछ चुकाना पड़ गया था। और वो सोचता है, था रुको, क्या ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि उसको मेरी चिंता हो रही थी? अब वो उससे कहता है, कोई भी सीरियस बात नहीं है, चलो चलते चलते बात करते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ दूर कर लेती है और कह रही होती है, अरे तुम्हारे ऊपर कीचड़ है, मुझे मत छुओ। और फिर इसके बाद हमें ओल्ड वांगा से दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, आखिर वो लिटिल रैबिट कहाँ चली गई, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई? लेकिन वो बच्चा वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और वो लास्ट पंच वो तो वाकई में काफी खतरनाक था। और फिर साथ ही वो हंसते हुए कहता है, अच्छी बात यह है कि मेरे स्किल्स अभी भी काफी सुपीरियर है। और फिर तभी उसका जो इंजरी थी वो एक्टिवेट हो जाती है, उसे अपने सोल्जर पर घाव नजर आता है। वो कहता है, सर रुको, ये कब हुआ? और फिर तभी यहाँ पर लूबी आ जाती है और कह रही होती है, सिस्टर लिंग वो रावर्ड में, चलो वहाँ चलते हैं। वो उसको देखते से घबरा जाता है, आखिर वो लिंग को लेकर यहाँ पर क्यों आ रही है? शायद मुझे बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा। और बस गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अभी तक इस सीरीज के जितने भी चैप्टर आए थे वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और जब इस सीरीज के आगे के चैप्टर रिलीज हो जाएंगे तब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड एंड बाय बाय।